नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदी संधू। आप देख रहे हैं चंदी संधू व्लॉग। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट और पोस्ट कमेटी के बारे में। खूब सारे जने के अभी तक 10 मिनट में नींद आ रहे होंगे, मैं अभी जगा दूंगा, डोंट वरी अबाउट, वो मेरा काम है। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द सेशन टुडे। कल भी हमने किया, आज भी हम लोग उसी को दोहराएंगे वापस, एज बिकॉज वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ये चीजें हर जने को जानना जरूरी है, हर एम्प्लॉयज को जानना जरूरी है। दैट्स व्हाई टुडे वी हैव एन सेशन। सेशन इज POSH अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सेशन। सो फार हमने यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। दिस इज एन टॉपिक। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रेनिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट ए ट्रेनिंग। यहां पे सीख के जाओगे, फ्लोर में अप्लाई करोगे, दिस इज नॉट ए ट्रेनिंग। दिस इज एन अवेयरनेस फॉर यू, दिस इज एन अवेयरनेस टू सेव योर सेल्फ, दिस इज एन अवेयरनेस फॉर टू प्रिवेंट योर सेल्फ। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना मुझे ऑन द वर्क प्लेस, वो सारे चीजें मैं इसके अंदर आज डिस्क्रिप्शन करूंगा। आपको 45 मिनट्स लूंगा मैं, उसका बाद आपके पास क्वेश्चन लूंगा। ये जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ते जाएगा, जैसे मैं 2-4 स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, आपका मन में बहुत सारे क्वेरीज आना चालू होगा। ये क्या, वो किया, ये क्या, वो किया, सर को पूछो। आप सारे क्वेरीज को अभी आपका पास रखो, आपको मैं 1 घंटा दूंगा बाद में। जैसे जैसे मेरा स्लाइड्स चलते रहेंगे, आपको बताते जाऊंगा, ऐसा ऐसा आपकी क्वेरीज की जवाब मिलते जाएगा, जितना भी क्वेरीज है आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई क्वेरीज होगी आपके पास, आई विल टेक इट, और मेरा टीम यहाँ पे है जो अभी आपको बताएंगे हम, उसका हिसाब से आपको आंसर दे दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द पोस्ट अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है, व्हाट इज पोस्ट। पोस्ट इज एन प्रिवेंशन सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगेंस्ट में एक कानून बना हुआ है, व्हिच इज इन 2013, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट में एक प्रिवेंशन एक्ट लागू किया है, जिसके लिए क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रीएड्रेशन। प्रिवेंट भी करना है, प्रोविजंस भी रखनी है, एज वेल एज उसको रीएड्रेस भी करना है अगर कोई ऐसी घटना होती है तो। उसके तहत ये एक्ट क्रिएट किया हुआ है 2013 में। नाउ इट इज अंडर इंडियन गवर्नमेंट। इसकी पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था विशाखा, सिंस 1995 से शुरू करके। वो ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ NGOs चलते थे, एंड दे यूज्ड टू वर्क ऑन द सेम मैटर, सेम पैटर्न, बट वो गवर्नमेंट का लीगल में नहीं था। नाउ गवर्नमेंट ने उसको बंद करके आपको ये 2000 एक्ट बना दिया गया कि ये अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो पॉस एक्ट है ये लागू होते रहेंगे और ये रहना पड़ेगा। इसमें हमारा क्या है, द एक्ट होल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयर responsible for taking a measure to prevent incidents of sexual harassment at workplace. The act also lays down several measures of organizations to be compliant to the act. ये ऐसा एक्ट है जिसके तहत आपको एज पर गवर्नमेंट कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, मेल फीमेल एक साथ काम करते हैं, वहां पे ये कानून का ये प्रावधान होना ही चाहिए, आपको रखना ही पड़ेगा। इसके तहत आपको कार्रवाई भी करनी पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो दिस इज ए काइंड ऑफ एक्ट। अभी जो भी चीज मैं आपको सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, ये एक लीगल फॉर्मेट है इंडियन गवर्नमेंट। ये कोई बेसिक 4 जने का कमिटी नहीं है कि 6 जने का कमिटी नहीं है होटल के अंदर कि कोई एक चीज को देख रहा है, इंप्रूवमेंट टीम देख रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज एन लीगल कमिटीज, लीगल टीम, इट्स विल वर्क एज पर द लॉ। क्लियर नाउ? नेक्स्ट, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिमाग में आता है, व्हाट इज एन सेक्सुअल हैरेसमेंट। देयर इज 2 वर्ड्स, वन इज एन सेक्सुअल, वन इज एन हैरेसमेंट। हैरेसमेंट की पेनल्टीज कुछ और है, हैरेसमेंट की पैरामीटर्स कुछ और है, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के पैरामीटर्स कुछ और है। यहां पे हम लोग बेसिक हैरेसमेंट्स की बात करने नहीं आए, यहां पे हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट्स की बात करने आए। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर योर सेक्सुअल हैरेसमेंट। हमें ये जेंडर बेस्ड नहीं है, मेल फीमेल दोनों को इससे हमें जानना जरूरी है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट। व्हाट आर द थिंग्स? फर्स्ट,
Sexual harassment includes such an unwelcome sexually determined behavior. टॉप में देख लो, हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का अंदर इतनी डिफरेंसेस है. ये जो लिखा हुआ है ना, अनवेलकम सेक्सुअली बिहेवियर डिटर्मिनेशन, ये डिफरेंशिएशन है हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का अंदर. प्लीज रिमेंबर, दिस इज द ओनली डिफरेंस, अनवेलकम बिहेवियर. फर्स्ट थिंग, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस. किसी का साथ मैं फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहा हूं कि उससे बियॉन्ड जाके कुछ कर रहा हूं. सेकंड है डिमांड और ए रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल बिहेवियर्स, मैं किसी से सेक्सुअल बिहेवियर्स की रिक्वेस्ट कर रहा हूं. थर्ड है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई भी ऐसी कलर्स रिमार्क्स दिखा के आप किसी अगले वाले को आप एक्साइट कर रहे हो कि आप हैरेस कर रहे हो, दैट विल आल्सो कम अंडर. शोइंग एंड पोर्नोग्राफीज, उसमें भी आपको, आप इस हैरेसमेंट का केस में आ सकते हो. एंड एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कई बार क्या होता है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगले वाले को मैं बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ बता सकता हूं. बॉडी लैंग्वेज है हमारे पास, हम किसी को भी कहीं सारे इशारा कर सकते हैं. दैट ऑल पार्ट ऑफ योर सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो दिस हैज टू बी एन क्लियर नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि what are the things comes under your sexual harassment where we have an unwelcome sexually behaviors. क्लियर ना कि ये चीजें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों देख लो कि दिस विल कम टू योर हैरेसमेंट केस. नेक्स्ट क्या बोलता है, where any of these acts is committed in circumstances where the victim has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work, whether she is drawing salaries or honorarium or voluntaries, whether in the government, public or private enterprises, such as an conduct can be humiliating or any constitutional health and safety problem. यहां पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा इसके आगे का लॉज है कि 3 W's है, वुमेन्स वर्क प्लेस एंड वर्क रिलेशन, जो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारा यहां पे काम नहीं करते, बट अगर ऐसा कोई जने हैं कि हमारा साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस का साथ, उसका साथ भी अगर इस तरह की कुछ घटना हुई है तो भी आप उस केस में आ जाओगे. अगर जैसे यहां पे बोल रहा हूं मैं वॉलंटियरिंग ऑनरियम सच कि अगर मेरा यहां पे कोई 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग देने आ रहा है, कोई गर्ल्स आ रहा है, कोई लेडीज आ रही है और उनका साथ कोई अनवेलकम बिहेवियर्स हो जाता है, तो दैट इज एन पार्ट ऑफ ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो तो बाहर का है, यहां पे कोई इंटरव्यूज देने भी आते हैं, ऑन दैट केस ऑल्सो हैपेंस इन माई प्रीमाइसेस, दैट विल ऑल्सो हैपेंस. सो देयर इज बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके मैं और आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रीमाइसेस का अंदर इवन बियॉन्ड जाके भी अगर आप कुछ करते हो और हम लोग उसका पैरामीटर्स में आ जाते हैं, तो दैट विल बी ए केस ऑफ हैरेसमेंट ओनली. सेक्सुअल हैरेसमेंट्स में आ जाएंगे इफ इट इज विद द फीमेल स्टाफ. राइट सर? नाउ ये हमने अभी बताया पॉस. ये जो कमिटी, ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशंस अपना लेवल में एक काउंसलर रखेंगे, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रखेंगे एंड अपना ऑर्गेनाइजेशंस में 2 गर्ल, 2 लेडीज और 2 जेंट्स को आपको एक कमिटी बनानी पड़ेगी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस. ये कंसिस्टेंस ऑफ 6 मेंबर्स. आप यहां पे देखो, अगर पैरेलल की बात करते हैं हम पॉस कमिटीज का, देयर इज एन प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिस शिखा राठौड़, शी इज फ्रॉम उदयपुर. वी हैव एन एक्सटर्नल मेंबर्स जो इस मिस नेहा श्रीमाली. होटल का मेंबर्स का अंदर दीपमाला है, रमा है, ललिता है, ललित जी एंड माई सेल्फ. हम 4 जने यहां पे एज ए मेंबर्स एक्ट करेंगे. ये मेंबर्स को हम बोलते हैं आईसी, इंटरनल कमिटीज. ये मेंबर्स आपका कुछ भी हैरेसमेंट का केस आपका पास आते हैं, होटल्स में होते हैं,
तो ऑटोमेटिकली ये जो कमिटीज है, जो 4 जने हैं, ये सबसे पहले इनका पास आएगा, एंड दे विल एड्रेस एवरीथिंग टिल उसकी जब तक छानबीन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये आपके कार्रवाई करेंगे। ये 4 जने रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे ना तो ओनर्स आएंगे, ना तो डायरेक्टर आएंगे, ना तो जनरल मैनेजर आएगा, कोई भी इस कमिटी का अंदर घुस नहीं सकते हैं। Nobody will interrupt these committees. This is a legal committee right now in parallel. ठीक है ना? अगर कुछ घटना है यहां पे, मानो कि ये 4 मेंबर्स का पास कोई ऐसा कोई केस आया, तो they will not direct contact with the general manager and directors or owners. They will contact with that presiding officer and the legal committee members. तो ये जो कमिटीज है, ये जो केस है, ये जो सेक्शन है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट? नेक्स्ट, नाउ व्हाई शुड द इंटरनल कंप्लायंस कमिटीज बी कॉन्स्टिट्यूटेड? क्यों बनाया गया इसको? सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस इज अ डेलिकेट इश्यूज दैट रिक्वायर्स क्वेश्चन, patience and an understanding to provide an harmonious and harassment-free workplace for all the employees. The complaint must be resolved as quickly as possible. As a result, forming an IC sends a clear message that the organization cares about women's safety. आज हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रोक्सीमेटली 22-24 जन हैं हम लोग, 24 के आसपास है हम लोग। गर्ल्स एम्प्लॉयज कितनी है मेरे पास? 25 गर्ल्स एम्प्लॉयज है आउट ऑफ 140. So we have in certain ratios, but ये 25 गर्ल्स और एनी कोई वुमेन्स, कोई लेडीज अगर हमारा साथ काम कर रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है कि दे फेल्ड इट, कि ये एक सिक्योर जगह है। यही है ना? अगर मैं सिक्योर नहीं हूं तो डेफिनेटली इवन जेंट्स ऑल्सो, हम सिक्योर नहीं है तो यहां पे काम नहीं करेंगे। ये तो 100% है। कल अगर ड्यूटी में आके आपको कोई मारते हैं, पीटते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट दिन आप ड्यूटी नहीं आओगे। अगर कोई मेरा गर्ल्स आके बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो ऐसा ऐसा होता है, तो मैं नहीं आऊंगा। सिक्योर प्लेस इज इंपॉर्टेंट। जहां पर हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं, इस कमिटीज की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की यहाँ पे जो एक्ट की बात कर रहा है, यहां पे हमें एक सिक्योर वर्क प्लेस देनी है सबके लिए। दैट्स व्हाई ये इंटरनल कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया हर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, हर जगह, सो दैट ऐसा कोई अनहोनी केस कुछ घट जाते हैं तो आपको उसको तुरंत एड्रेस भी करना होगा। एड्रेस में कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए, और वो रिजल्ट आना तय है अगर आपके पास कमिटीज के पास ये केस आए तो, सो दैट कि आपका जो वर्क प्लेस है, आप जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, आपको एक जेन्युइनली ऐसा लगे कि भाई मैं यहां पे काम कर रहा हूं, चलो घटना हुई है, बट देयर इज एन एक्शन इज टेकिंग केयर, देयर इज हैपनिंग समथिंग, और इट्स हैपेंड, ये तो होता ही है, हो गया है, बट इसकी कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तब जाकर आपको दिमाग में शांति मिलेगा कि यस, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन प्रोसेस, इट इज एन सिस्टम। और ये सिस्टम को बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटीज। नेक्स्ट, नाउ हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, एक बार, एक फाउंडेशन कोर्स, सेकंड में दिस कोर्स विल कैटर टू entire workforce in the organization regardless to the genders and designation. Every employee should have a clear understanding of the following. यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, genders and designation. कई बार कई सारे घटनाएं हो जाता है, हमें ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे से बहुत बड़े पोस्ट का है, ये तो मेरा हायर अथॉरिटी है, इसको मैं क्या बोलूं। हो सकता है ना, कुछ भी घटनाएं हो सकता है, बट यहां इस कमिटी फॉर्म होने के बाद आपको ना तो डायरेक्टर देखेंगे, ना तो
ऊपर का लेवल देखेंगे, ना तो नीचे का लेवल देखेंगे, ना तो मेल देखेंगे, ना तो फीमेल देखेंगे। इस कमिटी की जो दायरा है वहां पे वो काम करेगा। ये नहीं देखेंगे कि ये एचओडीज है कि ये जूनियर स्टाफ है। यहां पे पोस्ट, पोजीशन, जेंडर्स की कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है, कमिटीज को तो करना है। बट कमिटी का एक चीज है कि कमिटी कभी आपको रिजल्ट ओरिएंट डिसीजन नहीं देगा। वो एक सर्टेन लेवल तक आपको फॉर्मेशन बता देगा कि आप कितना गिल्ट हो कि नहीं हो। डिसीजन मेकिंग इज द टॉप मैनेजमेंट, एकदम टॉप मैनेजमेंट। उसके काम है ये रिजल्ट दे देना, रिजल्ट के बाद डिसीजन मेकिंग विल बी देयर। IC is that only. Okay, the term sexual harassment, what constitutes to sexual harassment and what does not. क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट, हम लोग ये भी कवर करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या आता है, आपको पहले मैंने बता दिया। क्या नहीं आता है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। Who are complainant and respondent and what are their rights, मैं ये बात करूंगा कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट में कोई गर्ल्स आपको कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका राइट्स कहां तक है, और जो विक्टिम का साथ जो रेस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट में केस हो रहा है उसका राइट्स क्या है, वो भी मैं बात करूंगा आपसे। तीसरा, व्हाट डू वर्कप्लेस एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉस एक्ट। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज की कहां तक हमारा दायरा है वो हम बात करेंगे। IC, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द नेम ऑफ डिटेल्स ऑफ IC मेंबर्स ऑलरेडी दे रखा में। मीन्स ऑफ फिलिंग एंड कंप्लेंट्स, मीन्स ऑफ फिलिंग एंड कंप्लेंट्स, मेरा पास एक लाइट था ना, ये वाला देखना। मीन्स ऑफ फिलिंग एंड कंप्लेंट्स इज, कोई अगर कंप्लेंट्स करते हैं किसी भी XYZ एम्प्लॉयज का ऊपर, तो उसको यह भी समझना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। मीन्स ऑफ फिलिंग एंड कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स रेज करने की पहले आपको 10 दफा सोचना पड़ेगा कि इज इट प्रॉपर एक्चुअल केस, तब जाके कंप्लेंट्स करो। दैट्स द मीन ऑफ फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। क्योंकि यहां पे वो भी है द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर ओरिजिनली ये घटना घटता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। अगर कोई गलत भी देता है आपका, हो सकता है चलो इनको थोड़ा सा झटका देते हैं, ठीक है ना, उसकी बहुत दिन से ये वो बहुत उछल रहा है, उसको झटका देते हैं, केस कर देते हैं। व्हाट विल हैपन, उसके लिए भी सिमिलरली कितनी पेनल्टीज और क्या जेल है वो भी आपका साथ में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर लूंगा। थिंग्स टू कीप इन माइंड टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट अराइजिंग आउट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप आपको पता है ना, कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप में हम लोग चलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, बाद में ऐसा कोई झगड़ा हुआ, ये हुआ, हाँ होटल में आके बात कर रहे हैं कि मेरा साथ ऐसा ऐसा हो गया सर। कमिटी वो भी देखेंगे, लेकिन इसमें आप भी सम इक्वली रेस्पॉन्सिबल हो, वो भी केस हैंडल करेंगे। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फिलिंग ए फॉल्स कंप्लेंट्स, फॉल्स कंप्लेंट्स का रिजल्ट क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। द कॉन्सिक्वेंस रिटेलिएशन, अगर कोई रिटेलिएशन की बात करता है उसके लिए क्या होगा। रेस्पॉन्स रिटेलिएशन मतलब मान के चलो कि किसी ने केस कर दिया, फिर क्या होता है, मेरा तो नौकरी जाए, तू बाहर आके देख, और रिटेलिएशन से। तो यहां पे मेरे को ऐसा किया, मेरा नौकरी गया, तू बाहर आके देख, है ना। चलो नेक्स्ट। सो इट इज ऑल ऑफ अस, ये एक्चुअली अवेयरनेस की ये है कि हम लोग ये सारे चीज को एक बार अवेयरनेस आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये किसी भी वर्क प्लेस में ये घटनाएं नहीं घटेंगे, आई एम श्योर। देन व्हाई पोस्ट अवेयरनेस, मेनी टाइम्स women's questions whether a particular behavior can be counted as a sexual harassment even after they felt uncomfortable or violated. So it is important for employees to know what is acceptable in the workplace, what constitute a sexual harassment, what does not. हम लोगों को जानना जरूरी है। कई बार हम लोग
मजाक में भी बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा है। मैंने बहुत पहले स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि ऐसा कुछ अनवेलकम बिहेवियर है जो आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट को कहलाएगा। मेरा साथ जब तक दोस्ती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे आपको लगेगा कि ये अनवेलकम बिहेवियर्स को झटका दिया आपको, उसी टाइम वो हैरेसमेंट का केस है। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड किस हद तक आपको उस लेवल में जाना है, सो ये केस का अंदर ना आए। मोreover, the employee should also be aware about what to do if their colleagues are subjected to sexual harassment. An effective awareness of POS can address these issues. Organizing POS awareness is a step towards protecting these issues. Basically, ये अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस में चले, ओरिजिनल उसमें चले, स्मूथ चले। आगे बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स? वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ऑर्गेनाइजेशंस का ये पॉस का अंदर में there are a list of more benefits in conducting POS awareness for the organization. क्यों? First, sexual harassment can hamper and productivity of not only the victims but also the other employees. मेरा डिपार्टमेंट में अगर किसी एक गर्ल्स का साथ कुछ भी हो जाता है अनहोनी, तो ऑटोमेटिकली उस जगह का जो वर्क कल्चर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मेरा अदर जो 6 स्टाफ है, दिस इज FNB फॉर एन एग्जांपल, मैं ये इन हाउस ट्रेनिंग चल रहा है अवेयरनेस, FNB में मेरा पास 32% 33% गर्ल्स है। सबसे ज्यादा गर्ल्स एम्प्लॉयज लेके मैं वहां पे काम करता हूं। मेरा पूरा होटल में 25 स्टाफ है। तो जिस घटना जिस एरियाज में होगा, कहीं पे भी कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली उस जगह का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। जैसे एनवायरनमेंट खराब हुआ, जो विक्टिम्स है उसका तो यह काम ड्रॉप होगा ही होगा, साथ में उस जगह का टोटल एनवायरनमेंट का अंदर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स सेड बेटर द अवेयरनेस, लेसर द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, हायर द प्रोडक्टिविटी। घटनाएं ना हो, ऑटोमेटिकली स्मूथ चलते रहेंगे। जिस दिन जिस एरियाज में घटना होगा वहां पे 50 बार बुलाया जाएगा, 50 बार क्वेरीज होगी, 50 बार। सो द फर्स्ट थिंग्स इज एन प्रोडक्टिविटी। सो अगर ये कुछ नहीं होता तो ऑटोमेटिकली दैट इज एन प्रोडक्टिविटीज। जो हम लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली काम होगा, और जिस जगह पे होगा ऑटोमेटिकली वहां पे एवरीथिंग योर प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होगा ही। नॉट ओनली 1%, एंटायर टीम का प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होगा। सेकंड, POS awareness shows that the organization care about the employees, which can increase the job satisfaction and employees engagement. जहां पे ये स्मूथ चलता है ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि हमारा एंगेजमेंट प्रोग्राम्स में बहुत सारे गर्ल्स प्राइज लेके जाते हैं। कोई सा भी प्रोग्राम्स होता है मेरा पास 50-50 करीब रहता है। क्यों? बिकॉज वी हैव एन सेफ एंड सिक्योर प्लेसेस, वी हैव एन सिक्योर प्लेसेस। अगर आपको ऐसा कहीं से भी किसी भी गर्ल्स को अगर ऐसा लिखते नहीं मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, धक्का मुक्की होता है वहां पे, तो लोग ऐसा करते हैं, आएंगे? कोई नहीं आएंगे ना। सो दिस इज द सेकंड रीजन कि हमारा ये कंप्लायंसेस होना चाहिए। POS awareness shows that the organization care about employees, increase job satisfaction, employees engagement. Next क्या है? POS awareness improves the employees retention and the quality of workplace. Retention, रिटेंशन मतलब छोड़ के नहीं जाना, है ना। अगर मैं अच्छा एक एनवायरनमेंट दूं, अच्छा वर्किंग एरियाज हो, अच्छा लर्निंग हो, लोग अपना फैमिलीज जैसे रहे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे तो रिटेंशन होगा ही, व्हिच इज हैपनिंग सो फार। इन जनरल द अवेयरनेस इंप्रूव्स द परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एंड ऑफ द डे जब आपका दिमाग में सब कुछ पॉजिटिव चलेगा, एम्प्लॉयज का दिमाग में सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्रीम होता है आगे बढ़ने की वो फुलफिल होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर आपका एक कंप्लीट भरोसा होगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एन POS ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हो रहा है। व्हाट नेक्स्ट? द रेपुटेशन एंड द गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डैमेज्ड इफ एम्प्लॉयज
decided to reveal their horrible experience on online or any medias. अगर कोई एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कोई घटना हुई है और उनको यहां पे कोई जस्टिस नहीं मिला, तो क्या होगा? एंड ऑफ द डे क्या होगा? ही और सी विल बी लिविंग द जॉब्स, मेरे को यहां पे काम नहीं करना, डिससैटिस्फैक्शन। बट रिविल उसका दिमाग से नहीं जाएगा कि मेरा साथ ऐसा हुआ, मैं किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं डाल दिया ऑनलाइन पे। आजकल सब कुछ आपका मोबाइल में। व्हाट विल हैपन? एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन सब बदनाम होंगे, दूसरा लोग काम करने नहीं आएंगे। कई सारे गेस्ट भी देखेगा जो हमारा साथ जुड़ते हैं डेली बेसिस पे, उसका भी एक इमेज खराब होगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब होगा, धीरे धीरे बिजनेस ड्रॉप करेंगे। इट्स बेटर नॉट टू डू, दीज आर द बेनिफिट्स। नॉट like mentioned before, non-compliance to the act can attract the penalties. There can also be chances that the legal fights can take a long time, which will result in huge financial impact. Conducting regular post-training and awareness programs will not only help in avoiding such legal tangles, but can also act as a proof in the court that the organization has taken the necessary steps towards this incidents. ये पैरामीटर्स, ये पैराग्राफ्स क्यों दिया मैंने आपको बता दूं। एक नॉर्मली कि अगर ऐसे जैसे मैंने अभी बोला कि बाहर जाके आपने अगर इसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट आई एम टेकिंग माय ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि आई एम गिविंग द एग्जांपल, अगर कोई ऐसा हो कि उसके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ होटल्स के अंदर, वो बाहर चला गया एंड वो बाहर जाके पुलिस के अंदर केस फाइल किया, पुलिस नहीं छोड़ेंगे। ये तो एक्ट है ही है। नाउ इट विल बी एन डिफरेंट एक्ट एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन। वो फिर छानबीन शुरू करेंगे। जब छानबीन शुरू करेंगे तो होटल में आएंगे, क्योंकि यू आर इन द पार्ट ऑफ वर्क प्लेस विद द वुमेन्स एंड वर्क कल्चर का साथ। वो आपका होटल में आएगा, आपकी जगह पे जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली होटल, एनीवेयर। जब केस जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को पूछेंगे, आप लोगों ने इस केस के क्या स्टेप्स लिए थे। व्हाट आई टोल्ड यू, कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था, आईसी जो फॉर्म किया हुआ है उसका क्या काम था, क्यों आईसी को फॉर्म किया गया था। कोर्ट सबसे पहले पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या कोई स्टेप लिए अंदर। अगर आपने स्टेप लिया तो उसका टोटल डॉक्यूमेंटेशन आप दिखाओ कोर्ट में। सो दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट of POS committees. Clear? Next. पानी का बोतल में खत्म कर। Increase in productivity, job satisfaction, employees engagement, improves employees retention, quality of work culture, protect organization reputation, ensure legal compliances. इतनी सारी चीजें हमारा पास बेनिफिट्स होते हैं अगर हमारा आईसी का हिसाब से हम काम करते हैं तो। नेक्स्ट, नाउ POS विल ओनली बी इंप्लीमेंटेड। नाउ कुछ चीजें और, POS कब इंप्लीमेंट होगा, वेरी केयरफुली सुनना इसको। ये जो POS कमेटी बनी है, ये POS का जो एक्ट है, ये कब आपका साथ इंप्लीमेंटेड होगा। POS इंप्लीमेंट तब होगा जब कोई मेल का साथ फीमेल का कोई केस हुई है तब। फर्स्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज एन 3W, वुमेन्स, वर्क प्लेस एंड वर्क रिलेशनशिप। ये तीन चीजें आपकी POS कंप्लायंस का अंदर आएगा, वुमेन, वर्क प्लेस एंड वर्क रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो लेडीज काम करते हैं उनका साथ इसका अंदर ये होना चाहिए। वर्क प्लेस और बियॉन्ड, सबसे पहले वर्क प्लेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ हुआ है,
बट यहां पे एक चीज और है, यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, द बियॉन्ड कमिटी इसको भी एक्शन करेंगे। वर्क प्लेस का साथ साथ जो बियॉन्ड है, बियॉन्ड ये है कि हम सोच सकते हैं कि हमारा ये 4 दीवारी का बाहर जाऊंगा मैं, कुछ भी करूंगा, करो आप। लेकिन आईसी का ये भी दायरा है कि अगर आप बाहर गेट की बाहर गया, वहां पे कुछ अनहोनी कर दिए, तो भी ये केस आईसी का पास आ सकता है, बिकॉज इट इज अंडर द पेरिफेरीज। ये बियॉन्ड में काम करेंगे आईसी। आपका साथ कोई, बहुत सारे हमारा एकोमोडेशन है, यस, गर्ल्स का एकोमोडेशन है, बॉयज का एकोमोडेशन, वहां पे अगर कोई घटनाएं हो रही है तो भी हमारा ये केस आईसी का पास आएगा, होटल का अंदर आएगा। बट 2 एम्प्लॉइज बाहर बापू बाजार में, सूरजपुर में कोई मकान लेकर रखा, वहां पे कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी होटल की नहीं है, उसका आईसी कुछ नहीं करेगा। फर्स्ट, क्लियर ना? It is within the workplace and beyond. There is a work relationship between the two. मेरा कोई एम्प्लॉइज, फीमेल एम्प्लॉइज बाहर जाकर रह रहे हैं, बाहर का कोई आदमी का साथ उनकी कोई घटनाएं हुई है, वो केस आईसी का नहीं है, राइट? क्या बोला मैंने? बाहर कहीं मेरा फीमेल स्टाफ रह रहे हैं, जो एक होटल का एकोमोडेशन नहीं है, वहां पे बाहर का कोई आदमी, कोई जेंट्स आके अगर कोई रिलेशंस बनाया, उसमें मेरा यहां के आईसी का कुछ नहीं आएगा, कोई केस फाइल नहीं होगी। आपको करना है, आप पुलिस में जाके करो, वहां पे केस होटल का अंदर नहीं आएगा। दिस इज बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए गर्ल्स की, लेडीज जो यहां पे कंप्लायंस में आएंगे। When will be POS implemented? नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों का होटल्स में, किसी भी इस तरह जो लिमिटेड कंपनीज होते हैं, वहां पे 18 साल का नीचे हम लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखते। क्लियर ना? जैसे ही वो 18 साल का नीचे आएगा, उनके लिए दूसरा एक्ट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जाऊंगा तो बोलूंगा। तो यहां पे क्या हो गया कि कोई सा भी अगर POS उसका अंदर कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट शुड बी एन अबव 18 और 18, दैट शुड बी एन वर्क प्लेस एंड वर्क रिलेशन। तब जाके ये चीजें हमारा आईसी का अंदर आएगा, इंटरनल कमिटीज का अंदर आएगा। ये वेरी क्लियर फंडा है। बाहर कुछ भी होगा, उसकी आईसी का जिम्मेदारी नहीं होगी। सर्टेन, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा एकोमोडेशन है, बाहर से कोई आके यहाँ पे टीचिंग कर रहा है, बाहर से कोई एम्प्लॉयज है जो चाहे 2 घंटे के लिए आके कोई काम कर रहा है, उसको पैसा मिलता है होटल से, उसके साथ भी ये चीजें लागू होगी। अगर ये सारी चीजें, ये 3 चीज नहीं है, फिर भी अगर कोई घटना घट रही है होटल्स के अंदर, तो वो कहां जाएगा? वो इसका अंदर जाएगा। ऐसा कोई घटनाएं घट रहा है जो आपकी POS हैरेसमेंट्स में नहीं आते हैं, बट हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट है, इट्स नॉट अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ऐसा कोई घटना अगर होता है तो वो डायरेक्टली एचआर का पास जाता है, दैट इज एन पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द पार्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो एचआर उस चीज को रिजॉल्व करेंगे, राइट? नेक्स्ट, नाउ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस POS will cannot implement it। POS कब इंप्लीमेंट नहीं होगा? पहले होगा कि आपका पास कब हुई, धीरे, थोड़ा सा आवाज कम। पहले हमने देखा किस किस जगह पे हम लोग ये POS इंप्लीमेंट होगा। अभी देख लेते हैं कब POS इंप्लीमेंट नहीं होगा। फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, बिलो 18 years of old, any female staff, they are not mature, they are not adult। वो एज ए POSCO एक्ट में चला जाएगा, जो डायरेक्टली पुलिस का पास जाएगा। वो आईसी का कोई यहां पे रोल नहीं होगा। खैर हम लोग 18 years ऊपर ही रखते हैं, बट अगर कोई ऐसी किसी कारण में कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी एन पुलिस केस।
एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट, पॉस्को, ठीक है। ट्रांसजेंडर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉस्ट, कोई ट्रांसजेंडर पॉस्ट का अंडर्स में नहीं आता है, चाहे कैसे भी हैरेसमेंट हो। बोथ मेल जेंडर इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉस्ट, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। ओनली द पॉस्ट विल एक्ट व्हेन देयर इज एन reaction or reaction between a male and females with the above of 18 years old. Now पॉज को प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग? अवेयरनेस प्रोग्राम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस, टाइम पे हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स करनी पड़ेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं, हर टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है। पोस्टर्स विद लीगल नोट्स, कई सारे पोस्टर्स हमारा पास आएगा जो कमिटी कंसिस्ट हुई है, जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड हमारा जो एक्सटर्नल मेंबर्स है, जो लीगल कमिटीज के मेंबर्स है, जयपुर में बैठते हैं। सी इज मेकिंग सम काइंड ऑफ, हमारा पैरेलल का हिसाब से कुछ पोस्टर्स बना रहे हैं, कुछ हैंड नोट्स बना रहे हैं, जो धीरे धीरे आपका होटल में कुछ ही दिन में देखने लगेंगे। दैट इज ऑल्सो एक दिमाग में डालने के लिए। एक्नॉलेजमेंट, कि हर चीज को एक्नॉलेज करे कि यस वी आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, दिस इज ऑल्सो एक्नॉलेजमेंट। We are the team, that is also acknowledgement. We are working is in safest place, that is also acknowledgement. And scrutinies is more or less HR job. HR will do whenever they feel, whenever they will cross the employees, it is their responsibility, is also part of committee's responsibilities also to take care each and every step, to take care for individual scrutinies. अगर मेरे को ऐसा कुछ लगता है तो हम बात कर सकते हैं टाइम पे ऑल द फीमेल स्टाफ का साथ, इवन नॉट ओनली फीमेल स्टाफ, किसी जेंट्स का साथ भी हम बात कर सकते हैं, मेल स्टाफ का साथ भी बात करेंगे कि कहीं पे हमें लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है ना, इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। इट्स एन इंडिविजुअल स्क्रूटनीज, इट्स एन पार्ट ऑफ जॉब। नाउ क्या होता है, हु कैन मेक एन कंप्लेंट्स? कंप्लेंट्स का टाइम पे क्या होता है, मस्ट बी एन वुमेन इन केस ऑफ ए डीप डम या मेंटल हेल्थ ऑल्सो कैन एन कंप्लेंट्स। वेरी केयरफुल, हमारा इंडिया में बहुत सारे घटनाएं इस बेस पे हो जाते हैं कि ये बोल नहीं पाएंगे, ये सुन नहीं पाते हैं। हमारा पास पूरा इंडिया का अंदर 2% केसेस इसका ऊपर होते हैं, हैरेसमेंट का केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस। ये भी आपका इसमें कंप्लेन कर सकते हो। कैसे कंप्लेन करेगा? ये बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, बॉडी लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये ऐसा घटना किया है, और उसकी जगह पे हो सकता है थर्ड पार्टी उसके एगेंस्ट में कंप्लेन लिखेंगे, उसका अंदर सिग्नेचर कराएगा और पुलिस जमा कराएगा। इट्स मे बी इन द आईसी कमिटीज, और ये बाहर भी हो सकता है। Internal committees can only take an action when there is a written complaints. Be careful, very listen properly. कुछ भी घटनाएं हुई है, जब तक आप लिखित में सिग्नेचर करके नहीं दोगे, तब तक जो कमिटीज है वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। पहले बता रहा हूं, क्योंकि उसके पास कोई प्रूव एविडेंस नहीं है कि आपने कंप्लेन कर रहे हो, ये केस आपका है। ओनली वर्बली बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, ओनली उसमें वो होगा कि ठीक है हम समझा देंगे, हम बात कर लेंगे। उतना गट्स आपका पास भी होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई घटना हो रहा है तो आपको रिटन कंप्लेंट्स देना पड़ेगा। जब आप रिटन कंप्लेंट्स दोगे, उसके लिए आपको भी समझना पड़ेगा, पहले मैंने बोला मीन ऑफ फीलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, कि आप किस हद तक जा रहे हो, कोई गलत तो नहीं कर रहे हो। बट डरने का नहीं है, अगर सच हो आप तो रिटन कंप्लेंट्स दो, बट अगर सच नहीं है, गलत है, तो उसके लिए भुगतने के लिए भी तैयार रहो। डिस्क्रिप्शन, अब तो उस जगह पे आईसी का क्या बोल दिया मैंने कि आईसी का एक ही काम, सबसे पहला काम है
कि आपको कंप्लेंट देना पड़ेगा। एंड आईसीयू व्हाट विल दे डू इट, डिस्क्रिप्शन लेंगे आपसे टोटल लिखित में, उसके बाद टाइम डेट एवरीथिंग, कहां हुई है, किस जगह पे घटना हुई है, क्या क्या घटना हुई है, सब कुछ ब्यौरा करेंगे वो रिटन में। देन इट विल स्टार्ट द केस इफ इट्स हैपेंड of the organization. Now go for and rights of complainant and respondent. आपका क्या राइट्स है? बहुत सारे का नींद आ रहा है, किचन का भी आ रहा है, एफएनबी का भी आ रहा है। राइट्स ऑफ कंप्लेनेंट का राइट्स क्या है? कंप्लेनेंट का राइट्स ये है कि मुझे जस्टिस मिले, बट वो जस्टिस की दो तरीका होता है, एक है नेचुरल जस्टिस और एक है लॉ बेसिस जस्टिस। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला कि इसको एक बार झटका देके देखो, कहीं ऐसा घटना होता है कि हम लोग कंप्लेनेंट को पूछेंगे कि भाई आप किस तरह चाहते हो इसको, केस तो हो गया, कोई बोलता है कि सर हम समझा के बुझा के इसको थोड़ा सा शांत करते हैं। कंप्लेनेंट का राइट्स है ये, कंप्लेनेंट्स ये चाहिए, अगर बोलते हैं केस करने की बात भी कि सर ठीक है उसको एक बार माफी कर देते, ठीक है ना, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो और उनको बिठा के बात कर लो, दैट इज अ नेचुरल नॉर्मल जस्टिस। बट कई बार होता है नहीं सर उसको तो फांसी के फंदा में लटकाना है मेरे को, तो वो बियॉन्ड जाएंगे केस, तो वो है लॉ बेसिस। रेस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ, ही हैज ऑल्सो द राइट्स कि भाई मेरे लिए कंप्लेंट्स हुआ है तो मेरा हर राइट्स है कि मेरे को टोटल प्रूफ दो, एविडेंस दो मेरे को। तो यहां पे कंप्लेनेंट एंड रेस्पोंडेंट दोनों का अंदर पूरा जस्टिस मिलने की अधिकार है, राइट्स है उनके पास। ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स हो गया और उसको बिना कुछ करे, बिना कुछ हम लोग छानबीन करे उसको फांसी का फंदा में लटका दिया, ये नहीं होता है, ये इट्स अ लॉ। उसके लिए बकायदा 90 डेज की टाइम है, किसी भी कंप्लेंट्स को, इस कंप्लेंट्स को आईसी का पास 90 डेज का टाइम है। 90 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट देना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट केस। ऐसा तो हम लोग 15-20 दिन में दे देंगे, इट इज 90 डेज की टाइम है, तब तक टीम आईसी के जो मेंबर्स है वो इस केस के लिए छानबीन कर सकता है। बट राइट्स दोनों का पास है, किसी एक का पास नहीं है। कोई फीमेल स्टाफ अगर कंप्लेन करता है, ऐसा नहीं कि उसको कंप्लेंट्स का आधार पर ओनली उन्होंने लिख दिया और बोल दिया, उसके ऊपर अगले वाले को निकाल दो, अगले वाले को फांसी दे दो, ये नहीं है। राइट्स दोनों का पास है, पूरा छानबीन होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद ही किसी भी जस्टिस के ऊपर आएंगे लोग, मतलब लीगल एक्शंस में अंदर आएंगे। पनिशमेंट अंडर द पोस्ट कंप्लायंसेस, बी केयरफुल, लिसन। क्या है? सेक्शन 19B ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब डिस्प्लेस ऑफ एंड पेनल प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सिंपल imprisonment for a team for a term which may extend to 3 years or with fine or within both constitute an internal complaints committee to inquire into the grievance at any prominent spot in the workplace. अगर ये प्रूफ साबित हो जाता है तो आपके पास जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, 2 से 3 लाख रुपया आपको जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर ये चीजें आपको प्रूफ हो जाता है तो। और दोनों भी करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, ये प्रावधान है। तो मैं हर एंगल से सबको ये अवेयरनेस देने का कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह घटनाएं में हम लोग ना पड़े। नाउ ऑन द अदर साइड अगेन, जैसे एक रेस्पोंडेंट के लिए बात कर रहा था कि किसी के अगेंस्ट में हो गया, अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट दिया तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या हो रहा है? फॉल्स रिपोर्ट्स ऑफ एन सेक्सुअल हैरेसमेंट आर सब्जेक्टेड टू हायर्स
penalties under the false compliance under POS Act 2013. If false complaints may face legal repercussion, including up to and 2 years of imprisonment on a fine of 1 lakhs or 2 lakhs or both. The same thing will happen. अगर आपने फॉल्स किया और अगर ये लीगल फॉर्मेट में गए तो ये केस आपके लिए वाइस वर्सा हो जाएगा, आपको भी जेल जाना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको एक स्लाइड दिखाया था जहां पे लिखा हुआ था फिलिंग एंड कंप्लेंट, द मीन्स ऑफ फिलिंग एंड कंप्लेंट्स, कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं सही चीज के लिए कंप्लेंट्स कर रहा हूं कि गलत चीज के लिए कर रहा हूं। अभी तक हमने बहुत सारे चीज को मैंने कवर अप किया है। नाउ we'll show you some pictures which is basically unwelcome behavior. सेकंड स्लाइड्स में मैंने बताया था आपको अनवेलकम बिहेवियर्स। अनवेलकम बिहेवियर्स मतलब किसी भी फीमेल स्टाफ को कोई जेंट स्टाफ की जो हरकतें हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज एन अनवेलकम बिहेवियर्स। वो चीज आपका सामने कुछ फोटोग्राफ्स है, आपको देख लो। सो दिस next, these are the different situations may occur in any organizations. So these are all unwelcome behaviors. These are all unwelcome behaviors. But यहाँ पे दो सिचुएशन है, इस फोटोग्राफ्स का अंदर दो सिचुएशन है। क्या आपको लगता है कि ये अनवेलकम बिहेवियर है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की मेन जिस्ट जो है वो है अनवेलकम बिहेवियर्स। पहले ही मैंने बताया था कि जैसे ही कोई चीज आप कुछ करने जा रहे हैं, कोई मेल फीमेल्स का अंदर ये घटनाएं हो रही है, व्हिच इज अनवेलकम बिहेवियर दैट कम्स अंडर एन सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस तरह घटना है। यहां पे दिस इज एन अनवेलकम बिहेवियर, बट यहां पे सेम जगह पे दूसरी जगह पे बैठा हुआ है, दिस इज नॉट अनवेलकम बिहेवियर। तो दिस कैन बी एन हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, दिस कैन नॉट बी। दिस इज द डिफरेंस। एक केस स्टडीज पढ़ लेते हैं हम। मैडम पढ़ो। प्लीज लिसन। Raj continued the behavior even after she asked him to stop. Despite this, Priya never reported this because there was no evidence or witness to prove her allegation. She felt that her complaint did not be taken seriously and that Raj will be acquitted. One day when Priya and Raj were alone in the workplace, Raj made physical advances towards Priya. During this incident, another employee, Rajiv, walks in and witnesses the incident. And there is a witness to the incident. Priya files a complaint with the internal committee against Raj and submits the details of Rajiv as the witness. She also mentions in the complaint that she has been subjected to harassment over a period of time, and the only reason for her not reporting was the lack of evidence and witness. चलो। Should IC go ahead with the inquiry without listening to Rajiv? No, IC should not go ahead with the inquiry without listening to Rajiv, as his testimony will be significant in the inquiry. Remember that the IC has powers similar to that of a civil court, and it can summon and enforce the attendance of any person and examine him on oath. Hence, IC can ask Rajiv to attend the inquiry in person or online. The date and time of hearing should be reasonable for Rajiv as well as other respondents and the complainant. Should IC wait for the only witness to be back to work to complete the inquiry? This is related to the previous question. IC need not wait for Rajiv to get back to the work to continue the inquiry. IC can summon him to attend the inquiry on a date reasonable for him.
Can Raj be promoted regardless of the decision of the IC? It is ideal to withhold the promotion until the inquiry is completed. However, it cannot be delayed to an undefined date. Hence, IC should try to expedite the inquiry process. आगे वाला स्लाइड। सो यहाँ पे एक केस स्टडीज दिया हुआ, केस स्टडीज बेसिकली कि Priya and Raj and a co-worker, Raj mocks and lewd comments about Priya's looks and body when they are alone. Raj continues the behavior even after and asked him to stop. Despite this, Priya's never reported this because there was no sufficient evidence or witness to prove the allegation. She felt that her complaints will not be taken care seriously. One day when the Priya and Raj were alone on workplace, Raj made physical evidence towards the Priya. During that, the other employees of Jeeps walks in and become a witness of that. इस तरह घटनाएं ऑर्गेनाइजेशंस में होता रहता है। ये एक जस्ट केस स्टडीज है। मैं 20-25 एक केस स्टडीज पढ़ रहा था, उसके अंदर मेरे को ये लगा कि देयर इज एन सिचुएशन कम्स अंडर इन द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई कैमरास नहीं होते, जहां पे कुछ ऐसी कई जगह होता है जहां पे कोई देखता नहीं है, ज्यादा लोग बैठते नहीं है, वहां पे बहुत सारे घटनाएं हो जाता है। बट क्या करेंगे, वो गर्ल्स के पास, वो फीमेल स्टाफ के पास कोई एविडेंस नहीं था कि किसको बताए हो। तरंग बेटा तू ऊपर जा। चाय पी जाके। तो इस तरह जब यहां पे केस ये है कि वो बोलेंगे तो बोलेंगे किसको? अगर बोलेंगे तो विश्वास कौन करेगा कि मेरे साथ कोई घटनाएं हो रही है, लगातार मेरे को टीच करके जा रहा है, मेरा बॉडी का ऊपर, शेप का ऊपर मेरे को बताया जा रहा है और मैं किसी को बोल नहीं पा। और अगर मैं बोल रहा हूं तो भी इसकी कोई एविडेंस मेरा पास नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली देयर वाज एन अनदर एम्प्लॉयज वन डे, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हम ये सोचते हैं कि हम नहीं पकड़ाए जाएंगे लेकिन पकड़े जाएंगे। एक दिन उनका एक अदर एम्प्लॉयज जो उस घटना का विटनेस बन गया। तो यहां पे विटनेस बात यहां पे क्यों लिखा मैंने ये चीजें कि ऐसा कई सारे घटनाएं हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो आईसी कमिटीज जो है किसी को भी होटल्स के अंदर आपको बुला के आपको उनको लगता है कि यू कैन बी एन विटनेस ऑफ दैट, आपका एविडेंस, आपकी जो बात है वो यहां पे काम आ सकता है उस केस के लिए, तो एज एन विटनेस आपको बुला सकता है। यहां पे कोई भी एम्प्लॉयज ये नहीं बोल सकता मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर विटनेस का हिसाब से अगर बुलाता। अगर कमिटी ऐसा किसी को हैरेस करने के लिए नहीं है, इन केस दे फेल्ट कि ये चीजें कि इसको बुलाने से मुझे कुछ क्लोज मिलेगा, तो आईसी कमिटी आपको बुलाएगा। एंड इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोज हु आर वर्किंग अलोंग विद एज एन वर्क प्लेस कि मुझे उस केस को हेल्प करने के लिए मुझे विटनेस देना जरूरी है, मेरे को बताना है, सो दैट कि फर्दर कोई केस इस तरह मेरा ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। दिस इज द केस। बट यहां पे और भी चीजें हैं कि ऐसा कई सारी चीजें हैं कि कोई विटनेस है वो छुट्टी में चला गया, क्या उसको मैं परेशान करूं? मेरा पास 90 डेज का टाइम है, आई कैन गिव हिम सफिशिएंट टाइम, आई कैन टेक एन सफिशिएंट टाइम टू रिजॉल्व दिस केस। बट उसको मैं उनका हिसाब से एक टाइम ले सकता हूं, भाई इस टाइम पे मैं बात करूंगा, टू एज एन एम्प्लॉयज, एज एन विटनेस यू कैन बी विद द मीटिंग। इस तरह ये केस होता है हमारा पास।